खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी। कहाँ है नजीब, वेयर इज़ नजीब? 2 साल पूरे हो चुके लेकिन JNU के कैंपस से गायब नजीब अहमद का अब तक पता नहीं लग सका। दिल्ली पुलिस, खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम और CBI सभी ने हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली हाई कोर्ट भी इंसाफ नहीं दे पाई और उसने CBI को क्लोज़ रिपोर्ट सबमिट करने की इजाज़त दे दी है। 2 साल से नजीब की ज़ईफ़ माँ दर दर की ठोकरें खा रही है, अदालतों का चक्कर लगा रही है, पुलिस हेडक्वार्टर जा रही है, पुलिस के सामने CBI के सामने इंसाफ की भीख मांग रही है। उनसे कह रही है मेरे बेटे को तलाश कर ला दो, मेरे बेटे को ढूंढ दो, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। 2 साल पूरे हो चुके। 15 अक्टूबर 2016 को नजीब अहमद को JNU से गायब कर दिया गया और 8 अक्टूबर को CBI ने हाथ खड़े करते वे कह दिए कि हम नजीब अहमद को नहीं तलाश कर सकते, कोई सबूत नहीं मिल सके। सवाल ये है कि नजीब अहमद कहाँ है, किसने उसे गायब किया, क्या हुआ उसका? मुल्क की मुतअद्दिद एजेंसियाँ, खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम क्या कर रही है? इन्हीं तमाम इशूज़ पर, इसी मसले पर आज हम खबर दर खबर में बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त नजीब अहमद की वालदा मोहतरमा फ़ातिमा नफ़ीस। एक सहाफ़ी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किसी विक्टिम से, किसी मज़लूम से बराह रास्त बात करे और उनसे उनका दर्द जाने, लेकिन आज हम ये जुर्रत कर रहे हैं। दिल पर पत्थर रख कर मैं ख़ुद इनसे आज बात करने आया हूँ खबर दर खबर में, इसलिए कि आप इस आवाज़ को सुनकर, इनके दर्द को सुनकर उठ खड़े हों, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। हमारा मकसद TRP बढ़ाना नहीं या फॉलोवर बढ़ाना नहीं, बल्कि महज ये है कि आज नजीब के साथ ये मामला हुआ है। आज नफ़ीस फ़ातिमा दर दर की ठोकरें खा रही हैं, कल होकर हमें गायब किया जा सकता है, आपके साथ ऐसा मामला पेश आ सकता है, परसों होकर किसी और के साथ होगा। अगर हम खामोश रहेंगे तो सिलसिला दराज रहेगा। आइए हम बातचीत करते हैं। बहुत खैर मकदम है आपका मिलत टाइम्स में। 2 साल पूरे हो गए, CBI ने क्लोज़ रिपोर्ट दाखिल कर दी है, हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, यानी कहीं से आपको इंसाफ नहीं मिल सका। अब अगला कदम नजीब को तलाशने के लिए आपका क्या होगा? मुझे उम्मीद इसी तरह की थी कि जो CBI ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की है वो, उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं बार बार उनके हेडक्वार्टर पर जाकर प्रोटेस्ट करती रही कि आप जो कर रहे हैं उससे हटकर कीजिए, नजीब को तलाश कीजिए। आप जिस रास्ते जा रहे हैं वहाँ नजीब नहीं मिलेगा, आप नजीब JNU से मिलेगा आपको, जहाँ से वो गायब किया गया। क्योंकि नजीब के गायब होने से पहले उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की गई थी, असॉल्ट किया गया था और मेरे पहुंचने से 1 घंटा पहले इसको गायब कर दिया गया। तो जो भी कुछ मिलेगा JNU से मिलेगा। वो इधर उधर देख रहे थे JNU में, जहाँ पे मुलज़मीन मौजूद हैं वह उनसे न पूछ के, नए लोगों से, नए जो JNU में आए उनसे पूछ रहे थे, जब वहाँ पे सब कुछ मौजूद है, आई विटनेस मौजूद हैं, वार्डन जिसके सामने असॉल्ट हुआ, मारा पीटा गया, सिक्योरिटी गार्ड और तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं, तो फिर हम इधर उधर क्यों पूछें? न्यायपालिका को इसमें मैं कटघरे में नहीं खड़ा करूँगी, क्योंकि न्यायपालिका को तो वो जो दिखाया इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने, न्यायपालिका ने उसकी बेस पर न्याय दिया। मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि CBI JNU नहीं गई? नहीं, JNU जा रही थी, लेकिन जहाँ जिनसे पूछना था, जिनको कटघरे में खड़ा करना था, उनको नहीं लाए। उन AVP के 9 लड़कों से कभी सख्ती से पूछताछ नहीं की गई, जिन्होंने नजीब के साथ मारपीट की, उसको बुरी तरह ज़ख्मी किया, और ना ही उन लोगों से पूछताछ की गई जो नजीब को वहाँ बचाने वाले थे, जो सामने खड़े होकर तमाशा देखने वाले थे, बल्कि उन लोगों से पूछताछ की जिन लोगों को पता ही नहीं था, जो अभी 1 साल पहले आए हैं, पिछले साल एडमिशन हुए हैं, नए नए लोग हैं। तो वो जिन लोगों को पता ही नहीं है वो क्या बताएंगे? जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जिन लोगों के हमने नाम दिए, उन लोगों से कभी उन 9 लड़कों से बुलाकर पूछताछ नहीं की गई। CBI ने बज़ाहिर एक दिखावा करने की कोशिश की, उसने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। नहीं, अपने जो उसका फ़र्ज़ था उससे हटके वो किसी दबाव में आकर
इस सब कर रहा है सीबीआई, पूरा सब कुछ, तमाम एजेंसियों ने जो भी कुछ किया है नजीब को ढूंढने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता था ये मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस तरह से उनका रवैया मेरे साथ रहा। मुझे आपसे किस तरह पूछताछ करते थे? मुझसे तो इस तरह पूछते कि आपकी शादी कब हुई, कौन सा बच्चा कब पैदा हुआ, कोई ये सब चीज़ें क्या इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो सकती हैं? कि आपके शौहर क्या करते थे, आप उस सन में कहाँ थे? अरे आप 15 अक्टूबर 2016 से देखिए, मेरी शादी 1987 में हुई थी। मेरी शादी से आपको क्या लेना देना है? शादी से और नजीब के गायब होने का क्या मसला था? मेरा मुजीब कब पैदा हुआ, हसीब कब पैदा हुआ, शिफा कब पैदा हुई, उससे पहले हमारे घर में क्या चलता था, कैसे हमारा घर चलता था, इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन मतलब उन्होंने नजीब के गायब होने को आपके घर के मसाइल से जोड़ने की कोशिश की? जी बिल्कुल। और मैं सच्चाई है, मुझे कुछ छुपाने को मेरे पास कुछ था ही नहीं। मेरा बेटा गायब हुआ था, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? मेरे बेटे के साथ असॉल्ट किया गया था, उसको मारा पीटा गया। अच्छा, ये किस तरह हुआ? जैसे 15 अक्टूबर से गायब हो वो, तो उससे पहले आपकी क्या बातचीत हुई थी? नजीब साहब ने मुतअद्दिद मरतबा कहा होगा, मैं चाहूँगा एक मरतबा फिर आप यहाँ पर बताएं। मैं नजीब 13 अक्टूबर को घर से आया था, क्योंकि दशहरे की मुहर्रम की छुट्टियाँ पड़ी थी, तो नजीब उस छुट्टी मनाने घर गया था और घर से 13 अक्टूबर को निकला 10 बजे और शाम में 8 बजे लगभग वो पहुँच गया था JNU। और वहाँ लगातार मुझे रास्ते से कि अम्मी मैं यहाँ पहुँच गया। अब मैं JNU पहुँच गया, नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, मुझसे बात की, सुबह को क्लास अटेंड की, पूरे दिन क्लास में था। जो कुछ बच्चे उसके दोस्त वगैरह थे उन्होंने कहा था नजीब तुम घर से पेड़े लेकर आओगे, मिठाई लेकर आओगे, वो लेकर गया था। उसने उन लोगों को रूम पे बुलाकर खिलाई थी। सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसका मुझे अंदेशा होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। कभी इस किस्म की कोई बात ही नहीं हुई थी तो जो मैं कुछ सोचती। हालांकि रात को भी मेरी बात हुई थी नजीब से, 14 तारीख की रात में। नजीब बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत और मुझसे बात की उसने। 14 के गुजर जाने के बाद रात में 2 बजे मेरे पास फ़ोन आता है और मैं जब फ़ोन उठा, मैं बैठी हुई थी, उठी थी, तो मैंने जैसे ही उसका फ़ौरन ही फ़ोन उठाया तो कह लगा अम्मी क्या बात है, आप क्या जाग रही हैं? मैंने कहा हाँ मैं जाग रही हूँ। तो कह लगा, मैंने कहा ये बता तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो, क्या हुआ, इतनी रात में क्यों फ़ोन किया है? तो एकदम से पहले खामोश हुआ, फिर कहने लगा कि अम्मी मुझे JNU में कुछ हो गया है और मुझे 3 लड़कों ने रूम में आके जो है वो बुरी तरह मारा है। तो एकदम मैं बिस्तर से खड़ी हो गई, उठकर बैठी थी, खड़ी हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ लगी चोट, खून तो नहीं निकला? तो बोला नहीं ये कासिम भाई मुझे मेडिकल के लिए सफदरजंग लेकर आए। जब ये सुना तो और घबराहट हो गई। फिर मैंने उसने से फ़ोन रख दिया था, फिर मैंने कासिम को फ़ोन लगाया, कासिम से बात की तो कासिम ने मुझे बताया अम्मी परेशान मत होइए और घबराइए मत, सब ठीक है। और नजीब का झगड़ा हुआ है कुछ लड़कों से और नजीब के ऊपर उन लोगों ने 10 लड़कों ने FIR कर दी है, दहशतगर्दी फैलाने की, ऐसा कुछ जैसे आपस में कम्युनल झगड़ा हुआ करने की कोशिश में उनके ऊपर FIR की गई है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कैसा हुआ? मेरे नजीब को अकेला मत छोड़ना। मतलब मुझे जो घबराहट थी, मेरा बच्चा बहुत सीधा है, वो कभी किसी को डांट भी नहीं सकता, मानना तो दूर की बात है, मारना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा अब बोला वो आपको वो कह रहा है मुझे मेरी अम्मी के पास पहुंचा दो, मेरी माँ के पास मुझे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने केस कर दिया तो अब नजीब को संभालो और मैं दिल्ली के लिए निकल रही हूँ। मैं, मेरा बेटा दूसरा मौजूद था घर में, इससे बड़ा वाला हसीब से मुजीब, मैंने उसको साथ लिया और मैं 3 बजे घर से निकल गई। घर काफ़ी दूर है बस स्टैंड से और रात में कोई सवारी नहीं थी, तो मैं काफ़ी दूर तो पैदल चल के आई। आते आते मुझे 3:30 बज गए, 3:45 बजे बस में बैठी हुई थी मैं। बदायूं का रास्ता बहुत ख़राब है और मैं चलते चलते यहाँ 11 बजे आनंद विहार पहुँची। रास्ते में मेरी लगातार नजीब से बात होती रही, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। और मैं नजीब से यही पूछती रही कि तुम्हें क्या हुआ है? अस्पताल से फिर वो नजीब हॉस्पिटल से 3 बजे आ गए थे वापस JNU। उन्होंने वहाँ मेडिकल नहीं कराया क्योंकि वो इतना जानकारी नहीं थी उन्हें, वो सिर्फ घर में रहे, पढ़ाई और सिर्फ रोज़ा नमाज, इसके अलावा कुछ नहीं। कि उन्हें लगता था कि अगर हम ये FIR कर देंगे किसी के ऊपर, उसे डर था कि उनके ऊपर तो कर दी गई है। तो वो जो अपने लिए एक स्कीम बनाकर, एक ख्वाब लेकर जो अपने आया था JNU में कि मैं IPS IAS बनूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, उसे लगा कि पुलिस कंप्लेंट से मेरे इस ख्वाब पे असर पड़ेगा, इसलिए उसने कोई कंप्लेंट नहीं की। रास्ते में मैंने उससे लगातार बात की, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। फिर मैंने उससे पूछा भी कि नाश्ता किया कि नहीं किया, कि कर लो जाके। तो वो देर हो गई थी, मैच बंद हो गई थी। तो मैंने उसको बोला कि तो मैंने तुम्हें जो खाने पीने का सामान दिया उसमें से कुछ खा पी लो। बोला ठीक है अम्मी खा लूँगा। उसके बाद
10 बजे लगभग मैंने फ़ोन किया था उसको, तो उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। जब फ़ोन रिसीव नहीं किया तो मैंने सोचा सो गया होगा, रात भर का जागा हुआ है। लेकिन उसका पूर्व बाद में जब मैं आनंद विहार पहुंची तो उसका फ़ोन आया और मैंने उससे पूछा कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुम फ़ोन छोड़ के कहाँ चले जाते हो। कहने लगा अम्मी मैं वॉशरूम गया था और फ़ोन चार्जिंग पे लगा था। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अब इस तरह फ़ोन छोड़ के कहीं नहीं जाया करो, मैं तुम्हें मालूम है मैं परेशान हो रही हूँ, तुम्हारी माँ परेशान हो जाती है। तो कहने लगा अम्मी आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ और बस आप आ जाओ। तो मैंने कहा कहाँ हो तुम? बोले मैं रूम पर ही हूँ और आपका वेट कर रहा हूँ। मैं बोली मैं पहुँच गई हूँ आनंद विहार, बस यहाँ मेट्रो से आती हूँ। मैं भी बीमार थी उस वक्त और तबीयत ख़राब थी मेरी। मैं मेट्रो स्टेशन से इमरजेंसी में मैंने एक बच्चे से रिक्वेस्ट करके जल्दी से टिकट लिया और वहाँ से मेट्रो में बैठ के 12:30 बजे लगभग मैं JNU पहुँच गई। JNU जब मैं पहुँची तो मैं पहली बार उसके हॉस्टल में जा रही थी, मैं इससे पहले नहीं गई थी। मुझे जा चुका था उसके रूम में पहले, 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले वो आ चुका था वहाँ पर, उसे कपड़े पैसे देने के लिए आया था। तो वो मुझे लेके जा रहा था तो उसकी चप्पल एक फर्श पे पड़ी थी, जो वो 3 पहले जब घर से आया था तो लेकर आया था। तो मैंने कहा ये तो नजीब की चप्पल है, यहाँ कैसे पड़ी है। थोड़ी घबराहट हुई देख के। फिर चप्पल कहाँ? हॉस्टल के बाहर? हॉस्टल के सीढ़ियों के नीचे पड़ी थी, हॉस्टल में नीचे फर्श पर। उसके बाद मैं जो है और ऊपर चढ़ी तो बीच में एक चप्पल पड़ी थी। तो जाहिर से जिस कंडीशन में चप्पल पड़ी थी लगा था ऐसा कि ये उसी वक्त का हिस्सा थी वो जब उसके साथ मारपीट की गई थी, घसीटा गया था उसके वहाँ से वहाँ तक। मैं रूम के दरवाजे में पहुंची तो मैंने नॉक किया दरवाज़ा से, मुझे ने इशारा किया मैं ये को रूम है। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, नॉक करके मैंने खोला तो सामने कासिम बैठा था। मैंने कहा मैं नजीब की अम्मी हूँ और कहाँ है नजीब। देखा मैंने इधर उधर तो नजीब नहीं था। तो बोला मैं तो अभी वाशरूम गया था तो नजीब को रूम में छोड़ गया था, मैं वापस आया हूँ तो नजीब रूम में नहीं है। तो मैं बोली कितनी देर हो गई? मैं बैठ गई, उससे बातचीत करने लगी। जब उसने मुझे बताया जो रात का हुआ था तो बस फिर मेरे बर्दाश्त की इंतहा ना रही, क्योंकि वो जो बता रहा था वो बहुत दर्दनाक था। जिस तरह से नजीब के ऊपर हमला किया गया था, पहले 3 लोगों ने लाते घूंसे चप्पले जिस तरह से भी मारा उसे, और उसके बाद फिर और लड़कों ने जो बचाने वाले बचा रहे थे, मारने वाले मार रहे थे। बचाने के बाद उन लड़कों ने उसे वॉशरूम में बंद कर दिया। वहाँ मतलब जो हमला हुआ था रात में तो कासिम ने अपनी आंखों से देखा था? नहीं, कासिम उस वक्त नहीं था, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं माही मांडवी में वो ऊपर के फ्लोर पे थे। शाहिद रजा उन्होंने कह रहे थे मैं ऊपर से आने में भाग दौड़, जब मैंने पट की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ते वो नीचे आया, कौन है किसे मार रहा है। तो उन मारने वाले लड़कों में से एक लड़का अंकित नाम का था, वो आया, अंकित या विक्रांत आया कि भैया वो हमें मार रहा है, लड़का नया लड़का जो आया है। तो बोले ऐसे कैसे कोई किसी को मार सकता है। और कमरे की लाइट बंद थी। जब उन्होंने जाके पूछा नजीब से, नजीब सर झुकाया ऐसे बैठा हुआ था और बड़ा घबराया हुआ था। तो उन्होंने क्या लाइट जलाई है, तो नजीब ने कोशिश की, इतना घबराया हुआ था उससे लाइट नहीं जली। उन्होंने आगे बढ़ के लाइट जलाई जब शाहिद रजा ने, तो उसकी नाक से मुँह से खून बह रहा था। तो उन्होंने ये कहा शाहिद ने कि आप तो कहते ये आपको मार रहा है और खून इसके बह रहा है, ये बदतमीजी कर रहे हो आप लोग, आप होते कौन इस तरह से हाथ चलाने वाले, निकलिए बाहर निकलिए। उन लड़कों को बाहर निकाला, जब तक उन्होंने और लड़कों को फ़ोन करके बुला लिया था। और फिर उन्होंने वो हंगामा काटना शुरू किया कि इसने नजीब ने हमारे धर्म पे हमला किया है, इसे हम मार देंगे, इसे 72 हूरों के पास भेज देंगे। बहुत मतलब उसको इतना डरा दिया था, इतना उसके साथ मारपीट की थी, वो एकदम घबराया हुआ था। एक जिस बच्चे ने कभी डांट नहीं सुनी, मारना तो बहुत दूर की बात है, वो उसको इस तरह से डराया धमकाया, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही थी, गाली गलौज की जा रही थी माँ बहन की इसके साथ। कुल मिला के बचाने वाले बचा रहे थे, मारने वाले मार रहे थे। उसके बाद उन्हें वहाँ वॉशरूम में बंद किया, वहाँ भी अंदर घुस के लड़कों ने मारा। उसके बाद उन्होंने वार्डन को और सिक्योरिटी को बुलाया, सिक्योरिटी के सामने मारा, वार्डन के और सिक्योरिटी के सबके सामने, वार्डन और सिक्योरिटी के सामने मारा। मुझे वार्डन ने अपनी चोटें दिखाई खुद। दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई कि आपने सिक्योरिटी नहीं दी मेरे बच्चे को, आपकी जिम्मेदारी थी, आपको 100 नंबर पर फ़ोन करना चाहिए था। जब आप इस लायक नहीं थे, आपके पास सिक्योरिटी नहीं थी, तो कम से कम पुलिस को बुला लेते आप। बिल्कुल। तो बोले मैडम मैं क्या करता, 150 लोगों का पूरा मोब था और उस मोब ने मुझे भी पीटा है, मेरे भी चोटें लगी, मैं आपको दिखा नहीं सकता जहाँ जहाँ मुझे मारा है। और सिक्योरिटी के होते हुए 6-7 लोग सिक्योरिटी के थे, वो भी पिटे। मतलब उनकी इतनी तादाद थी कि उन्होंने सबको मारा। नजीब को जो बचा रहे थे उन्हें भी मारा, नजीब को भी मारा, जिसके जो उस वक्त कर सकता था अपने हिसाब से सबने किया, सब कुछ किया। और उसके बाद नजीब काफ़ी हेल्दी तगड़े तंदुरुस्त हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए नया इंसान एकदम हर जगह उसे पता नहीं था कौन क्या है। और स्टूडेंट खास तौर से जब जो नया आता है वो तो दबके ही रहता है सीनियर के सामने कि मैं जूनियर हूँ, अभी नया हूँ, पहचानता भी नहीं किसी को। इस तरह से उसके साथ हुआ, वो बहुत ही घटिया किस्म का इनका असॉल्ट था। और इन्होंने पूरी कोशिश की उसे जान से मारने की, लेकिन अल्लाह बड़ा रहीम है, उन्होंने मदद भेज दी और कुछ लोग बचाने वाले भी आ गए।
उसके बावजूद इन्होंने किया, उसे गायब करने में कामयाब हो गए। उसको सफदरजंग ले जाया गया, वहाँ उसने अपने आप को MLC होती है क्या, डॉक्टर ने कहा MLC कराई। बताइए, एक इंसान इस तरह घबराए, उसे काम नहीं कर रहा है, उसने मना कर दिया कराने, तो उसको वहाँ से उन्होंने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, ना कोई गोली दी, ना कोई मरहम पट्टी की उसकी, और वो उसको वैसे ही लेके वापस आ गए। तो उसके साथ कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, इतना ज़ख्मी होने के बावजूद उसको गायब किया गया। वो कहाँ है, किस हाल में, ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। और मैंने उसे अल्लाह के हवाले किया था जब घर से निकला था। अल्लाह ही उसको पनाह दी है, और जहाँ कहीं भी है अल्लाह की। तो ये जो 9 लोग जो देखे गए मुलविस थे उसमें, कई की एक पहचान भी हुई, शाहिद रजा ने देखा, सबने पहचाना, वार्डन ने पहचाना, सिक्योरिटी ने पहचाना। इन लोगों से CBI ने, पुलिस ने पूछताछ किया नहीं? उन लोगों ने, सिक्योरिटी ने, वार्डन ने नाम लिख के दिए हैं उन लड़कों के, जो लड़के उसमें मौजूद थे मार पिटाई में, लेकिन आज तक उनमें से किसी से भी सख्ती से पूछताछ नहीं की गई, ना उनकी रिमांड ली गई। इनके खिलाफ तो FIR दर्ज हुई थी। देखिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मैं जब FIR दर्ज कराने गई बसंत कुंज थाने में, तो मुझे मिसगाइड किया गया। मुझे वहाँ का IO और वहाँ के जो SHO है, उन्होंने कहा आप नाम लिखेंगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप नाम मत लिखिए, आपका बेटा 24 घंटे में हम आपको देंगे। अच्छा, ये कहा उन्होंने, आप मिसिंग लिखाइए। मैंने कहा मेरा बेटा मिसिंग नहीं है, उसको अपहरण किया गया, वो कहीं नहीं जा सकता, उसको ले जाया गया है, उसको उठाया गया है। तो कहने लगे कि 24 घंटे में तो खुद ही अपहरण की बन जाएगी, आप सिर्फ मिसिंग लिखा दीजिए। तो मुझे नहीं मालूम था, मैं कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई थी कि नाम लिखाए जाते हैं, क्या होता, क्या फ़र्क पड़ता। बस वही आप मेरी गलती समझिए या मेरी मजबूरी समझिए कि उन्होंने मेरे बेटे को देने का मुझसे वादा किया था, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, जो आज तक उनकी वजह से आज 2 साल हो गई, नहीं पता मेरा बच्चा कहाँ है, किस साल में। मैं हर लम्हा उसके लिए तड़पती हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मुझे 2 साल दिल्ली की सड़कों पर घूमते हो गए। इस भारत देश में ये शायद पहला ऐसा केस है जिसमें 2 साल में तमाम एजेंसियां फेल पाई गई हैं। एजेंसियां क्या फेल पाई गई हैं, उन एजेंसियों पे इतना दबाव है, इतना प्रेशर है कि वो किसी पे हाथ नहीं डाल सकती। मुल्जिम सामने खड़े हैं, उनको मुल्जिम नहीं कह सकती। हालात ये हैं, जो लोग मेरे साथ खड़े थे JNU में, जो लोग मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे थे, एक माँ के साथ खड़े हो गए थे, उनके ऊपर एक्शन लिए गए, उनके ऊपर जुर्माने डाले गए 10-20 हज़ार के, उन पर मुकदमे किए गए। और जो लोग मुजरिम हैं, जिन्होंने मार पिटाई की, गायब किया, उनसे आज तक कोई भी ना उन पर कोई कार्रवाई हुई है, जबकि वो गिल्टी पाए गए वहाँ की प्रोक्टोरियल इंक्वायरी में। और वहाँ के प्रोक्टर ने इस फैसले के बाद इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके अंदर ज़मीर जिंदा था कि नजीब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और ये इन लोगों के साथ छूट दी जा रही है। जिन लोगों ने नजीब को मारा पीटा, उन्हें पूरी तरह खुली छूट दी गई। आज तक उनमें से कोई भी बंदा, उसको ये फील नहीं होता कि हमने बुरा किया था, गलत किया था, हमें सज़ा होना चाहिए, या हम गिल्टी फील हों। बताइए क्या होगा? कोई माँ अपने बच्चों को पढ़ने भेजेगी JNU में? JNU के जो VC है या वहाँ की इंतज़ामिया है, उन लोगों ने आपका कितना सपोर्ट किया? नहीं, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। सब उनके ही सपोर्ट से ये सब हुआ है जो वहाँ पे हुआ है। अगर वो हमें सपोर्ट करते तो आज नजीब हमारे साथ होता। पूरा वहाँ का इंतज़ामिया, पुलिस, तमाम जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस और तमाम ये लोग हैं, ये सब एक ही साइड में चल रहे हैं। जिन्हें नागपुर से गाइड किया जा रहा है वो वहाँ से गाइड हो रहे हैं, और जो उनसे कहा जा रहा है वो उस पर चल रहे हैं, वो कर रहे हैं पूरी तरह से। यानी RSS के इशारे पर नजीब के साथ की हुकूमत में ये सब कुछ तो RSS के इशारे पर ही होता है। एक मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो मेरे साथ हुआ, मैं कैसे भूल जाऊंगी उसे। मैं तो जाहिर सी बात है कि अगर इंसाफ के साथ होता, इंसानियत होती इनके अंदर, इनका ज़मीर जिंदा होता, तो आज नजीब मेरे साथ होता। ये अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते। जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कह दिया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम यहाँ मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं मौजूद थे? आपकी जिम्मेदारी पे हमने अपने बच्चों को वहाँ छोड़ा था। आप गार्जियन यूनिवर्सिटी के अंदर, आप बाप की हैसियत रखते हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। तमाम तलबा पहचाने गए थे, वो चेहरे देखे गए थे जिन्होंने रात की तारीकी में नजीब पर हमला किया था। इंतज़ामिया को ख़बर थी, वार्डन के सामने पूरा मामला था, इसके बावजूद उन लड़कों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। और आज 2 साल होने के बावजूद नजीब की माँ को इंसाफ तक नहीं मिल सका है। हिंदुस्तान में मुतअद्दिद सियासी पार्टियाँ हैं जो ऐसे मौक़े पर एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एहतजाज करती है। हिंदुस्तान में दसियों मुस्लिम तंजीमें हैं। हम ज़रा इनसे इस मसले पर भी पूछेंगे कि क्या सियासी पार्टियों ने कितना सपोर्ट किया। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कई सियासी पार्टियाँ हैं, इन लोगों की तरफ से आपको इस पूरे मामले में कितना सपोर्ट मिला? सपोर्ट कहने के लिए कह देते हैं हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कभी कोई मेरे साथ खड़ा नज़र नहीं आया।
जब मैं एहतजाज के लिए निकलती हूँ, सड़कों पे आती हूँ, तो एक बार ज़रूर केजरीवाल जब मुझे इंडिया गेट से उठाया गया था तो थाने में पहुँचे थे। उसके बाद किसी पार्टी का भी, चाहे वो कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, मेरे साथ कभी कोई खड़ा नहीं हुआ आके। कांग्रेस वालों ने नहीं, कभी नहीं। बस आप दूर से कह देते हैं हम आपके साथ हैं। आपके साथ होने का मतलब क्या होता है? आपके साथ हैं मतलब पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा आपका क्या कहना, तो बोले आपके साथ हैं। नहीं, आप जाहिर सी बात है, जुल्म हुआ, ज्यादती करने वाला। कभी प्रोटेस्ट में शरीक नहीं हुए। अब मैं चाहती हूँ, कभी उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज नहीं उठाई, कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? कभी नहीं, किसी ने नहीं। मैं ओवैसी साहब को कहूँगी, हमारे यहाँ के सांसद हैं जो धर्मेंद्र यादव, वो दिल्ली तक आए, मेरे प्रोटेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया, वैसे भी आए। लेकिन बाकी और पार्टियों में से किसी ने इस तरह से सड़क पे आकर प्रोटेस्ट नहीं किया, ना मेरे साथ आके खड़े हुए। मैं अब उन पार्टियों से आपके यहाँ से, आपके मन से ये कहना चाहूँगी कि आज वक्त आ गया है, अगर आप लोग वाकई सेकुलर हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो आज वो वक्त है कि एक माँ के साथ आइए और बताइए कि आप वाकई जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं। कोई ये किसी सियासत का या क्या राजनीति नहीं है, ये एक जुल्म के खिलाफ आवाज़ है जो एक माँ उठा रही है। यहाँ पर मैं रोकूंगा, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब हमेशा औरतों के हुकूक़ की बात करते हैं, और पिछले 4 सालों में तो उन्होंने तलाक़ के नाम पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम खातून का रोना रहाया कि हम तलाक़ का हक़ देना चाहते हैं मुस्लिम खातून को, उनके लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं। ये भी एक मुस्लिम खातून है जिनका बेटा गायब हो गया है, लेकिन न तो उनकी हुकूमत में से किसी ने इनकी मदद की, न जांच एजेंसियों ने मदद की, न पुलिस ने मदद की, न उनकी ज़ुबान पर कभी इनका नाम आया, उन्होंने इनके बेटे का नाम लिया। आखिर वज़ीर आज़म से बराह रास्त मैं पूछना चाहूँगा, ये पूछ रही है कि किस तरह मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ की हमदर्दी की बात कर रहे हैं। मैं उन मुस्लिम ख़वातीन से भी कहूँगा कि जो मुस्लिम ख़वातीन वज़ीर आज़म की हाँ में हाँ मिलाकर कहती कि वो औरतों के बड़े तरफदार हैं, आखिर क्या इनका दर्द, इनकी आँखों से बहने वाला आंसू उनके नज़र नहीं आ रहा है? क्यों वज़ीर आज़म ने एक मर्तबा भी नजीब का या उनकी माँ का दर्द महसूस नहीं किया? हिंदुस्तान में 10 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत है, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल है। इन तंजीमों की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला? देखिए, मुझे किसी ज़्यादा पार्टी के बारे में मैं जानती हूँ, जो मेरे साथ खड़ी होती है कि वो है जमात इस्लामी की SIO बस यही मेरे साथ खड़ी रही है और आज भी मेरे साथ खड़ी है। कहीं प्रोटेस्ट हो, कहीं मुझे जाना हो, कुछ भी हो, वो लोग मेरे साथ हैं। मेरे SIO का सपोर्ट मुझे हर जगह मिला है। JNU के तलबा का जब तो ये लोग हमेशा मेरे साथ हैं और वो क्या कर सकते हैं? उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। JNU के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ मेरे साथ आके खड़े हो सकते हैं, वो खड़े होते हैं। और तमाम स्टूडेंट जो हमारे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब तमाम लोग मेरे साथ हैं। जामिया हो, AMU हो, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बनारस यूनिवर्सिटी हो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो DU हो, तमाम लोग, ये सारे लोग आते हैं प्रोटेस्ट में और एक माँ का साथ देते हैं, एक माँ समझ कर आते हैं अपने भाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए। और मुझे तमाम लोगों से इनसे ही सपोर्ट मिला। यही मेरी ताकत है, यही मेरी हिम्मत है। अगर ये लोग मेरे साथ न खड़े होते तो आज शायद मैं यहाँ दिल्ली में मौजूद ना होती। हाई कोर्ट से तकरीबन दरवाजे बंद हो चुके हैं, CBI क्लोज रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? कि अब तक हार के बैठ जाएंगी या बेटे की तड़प जो आपके दिल में है उसको पाने के लिए और जद्दोजहद आपकी होगी? नहीं, बैठूंगी तो नहीं, मेरी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये जंग जारी है और आगे मैं इसे अब सड़क पे लेकर आ रही हूँ। 15 अक्टूबर को जिस दिन नजीब मिसिंग हुए थे, उस दिन मेरी एक रैली है, जो रैली क्या कहेंगे, एक मार्च कहेंगे। जो भी लोग होंगे उसमें मेरे साथ। अब मैं उन लोगों से अपील करती हूँ आपके इस मंच से कि जो लोग वाकई में मेरे साथ खड़े रहने का दावा करते हैं, उन्हें मैं 15 अक्टूबर को अपने साथ खड़ा हुआ देखना चाहती हूँ। वाकई में वो मेरे हमदर्द हैं और मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ उनका अगर ये आवाज़ हमेशा मेरे साथ रही है तो आज उस दिन भी उस आवाज़ को महसूस करना चाहती हूँ। तमाम पार्टियाँ, मैं राजनीति से नहीं आई हूँ, ना मुझे कोई राजनीति करनी है, लेकिन आप लोग किसी भी राजनीति को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मामला है जो मेरे साथ खड़ा हुआ वो कोई राजनीति नहीं है। एक माँ के साथ उसकी आवाज़ में आवाज़, जुल्म के खिलाफ आवाज़ होगी।
मैं हर पार्टी के मेंबर को दावत देती हूँ कि वो मेरे साथ आए और मेरे इस रैली में और इस मार्च में मेरा साथ दे, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों। मैं सबके साथ, मैं सबकी माँ बन के अपील कर रही हूँ। जहद है वो सिर्फ नजीब को तलाश करने के लिए है, या ये जो जुल्म है, जो ज़्यादती है, उसके खिलाफ है ताकि आइंदा किसी के साथ इस तरह का हादसा ना हो? देखिए, नजीब तो मेरा बेटा है और आज वो, मैं उसे पूरे देश का बेटा मानती हूँ, क्योंकि वो आज पूरे देश का बेटा बन चुका है। और रही बात इस बात की कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अब और किसी को नजीब बनाया जाए या एक और जुनैद लाया जाए या एक और अखलाक या पहलू खान। तमाम जुल्मों के ख़िलाफ़ मेरी आवाज़ है। मैं इन तमाम लोगों से कहूँगी सारे लोग मेरे साथ आएँ। मैं एक माँ हूँ, माँ की आवाज़ जो है वो बहुत तकलीफ़ दे आवाज़ होती है, उस आवाज़ को सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है। तो मेरा मानना ये है कि ये हुकूमत अगर ज़रा भी अपनी किए पे शर्मिंदा होगी तो मेरे बेटे को मुझे वापस कर देगी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वकील ने आपको क्या मशवरा दिया इस बारे में? अभी हमारा मशवरा चल रहा है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। उम्मीद तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या जाएंगे, केस हमारा बंद नहीं होगा, हम आगे लड़ते रहेंगे। कहाँ जाएंगे ये जब जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। आपने सुना नजीब की माँ से जुल्म सितम के दास्तान के 2 साल हो गए, इनका बेटा नहीं मिल सका है। 15 अक्टूबर 2016 को नजीब को JNU कैंपस से गायब किया गया था। क्या पूरा पस मंज़र है वो आपने तफसील से सुन लिया। और 15 अक्टूबर 2018 को पूरे 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और इससे चंद ही दिन पहले यानी कल 8 अक्टूबर को CBI की रिपोर्ट, क्लोज रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। कोई सुराग नहीं मिल सका, तमाम एजेंसियाँ तलाशने में नाकाम हो चुकी है। नजीब की माँ के अज़्म है कि हम, ये सिर्फ मेरे बेटे का मामला नहीं है, देश के बेटे का मामला है, मुल्क के बेटे का मामला है। और इसके लिए, उसे तलाशने के लिए, इस जुल्म के ख़िलाफ़ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी ताकि आइंदा किसी के साथ ये मामला पेश न आए। शुरू में हमने कहा था कि आज की खबर द खबर, ख़ास तौर पर एक मज़लूम के साथ मेरे लिए बात करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद हमने गुफ्तगू महज़ इसलिए की है कि ताकि आप बेदार हों, आपके अंदर एक जज्बा आए और 15 अक्टूबर को होने वाले प्रोटेस्ट में आप भी शिरकत कीजिए। मुल्क के जिस हिस्से में हैं, जिस इलाके में हैं, मैं नजीब की माँ को, जो मेरी भी माँ है, मेरी चच्ची है, उनकी आवाज़ में हाँ से हाँ मिलाते हुए, शायद एक सहाफ़ी का हो सकता है सहाफ़ियाना उसूल के ख़िलाफ़, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि 15 अक्टूबर को इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। मुल्क के जिस हिस्से में हैं, जिस खत्ते में हैं, आप प्रोटेस्ट कीजिए। वेयर इज़ नजीब, और CBI से मुतालबा कीजिए, वज़ीर आज़म को आईना दिखाइए कि आखिर का ये नजीब की माँ औरत नहीं है, ये खातून नहीं है, इनका दर्द क्यों नहीं है, इन पर होने वाला जुल्म क्यों नहीं है। खबर दर खबर का ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारी आपसे गुजारिश होगी कि इस पैगाम को, बिलखुसूस नजीब की वालदा का जो ये पैगाम है, इनका जो मैसेज है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप लॉगिन कीजिए www.millettimes.com। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millettimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।